अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों से। तेलंगाना और सीमांध्रा के भी एग्जिट पोल हुए जारी। तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस तो सीमांध्रा में जगन या बाबू बना सकते हैं हुकूमत। कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने एग्जिट पोल को करार दिया झूठ का पुलिंदा। कहा 16 मई का करें इंतजार। एग्जिट पोल सर्वे से बीजेपी हुई खुश, आगे की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ। एग्जिट पोल में बीजेपी को अक्सरियत के बाद शेयर बाजार ने लगाई छलांग। लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुए बंद। क़िबला अव्वल के आसपास खुदाइयां हरगिज कबूल नहीं, इजराइल को सऊदी अरब की सख्त अल्फाज में धमकी। और आयतुल्लाह खामेनाई ने दी हिदायत, कहा अमेरिकी चालों में ना आए पाकिस्तान। और अब खबरें तफसील से। शुरुआत करते हैं रियासती खबरों से। लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए पोलिंग के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और अब सबको इंतजार है 16 मई का, जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और मुल्क की नई हुकूमत के क़याम का रास्ता साफ हो जाएगा। पोस्ट पोल सर्वे में तेलंगाना में टीआरएस को 37%, कांग्रेस को 31% और टीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को 21% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दीगर जमातों के अकाउंट में 10% वोट जा सकते हैं। वोट के बाद सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से टीआरएस को 8 से 12 नशिस्तें मिलने का खदशा है और कांग्रेस को 3 से 5, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 और बीजेपी टीडीपी इत्तेहाद को 2 से 4 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। सीमांध्रा की बात करें तो यहां हुए पोस्ट पोल सर्वे में टीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को 43% और वाईएसआर कांग्रेस को 40% वोट मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस को 7% और दीगर जमातों को 10% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के मुताबिक सीमांध्रा की 25 लोकसभा सीटों में से जहां वाईएसआर कांग्रेस को 11 से 15 नशिस्तें मिलने के इम्कान है, वहीं बीजेपी टीडीपी इत्तेहाद को भी 11 से 15 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। म्युनिसिपल इलेक्शन में मजलिस की शानदार कामयाबी पर हर तरफ जश्न का माहौल है। आदिलाबाद, निजामाबाद, तांडोर, विखाराबाद, संगारेड्डी, कोरटला और दीगर इलाकों से बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद मजलिसी उम्मीदवारों ने मंगल को मरकजी दफ्तर दारुसलाम पहुंचकर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस दरमियान संगारेड्डी में मजलिस की शानदार कामयाबी पर संगारेड्डी के इंचार्ज मुस्तफा अली मुजफ्फर को मुर्गी चौक में पार्टी ऑफिस में मुकामी लोगों ने गुलपोशी की और एमआईएम की जीत का जश्न मनाया। इसी दरमियान म्युनिसिपल इलेक्शन में मजलिस की शानदार कामयाबी का वारिस गुड़ा बड़ी मस्जिद के पास वाक़ एमआईएम के पार्टी ऑफिस पर भी जश्न मनाया गया। मुकामी इब्तदाई सदर अब्दुल खादर ने मजलिस की जीत की खुशी मनाते हुए इलाके की आवाम में मिठाइयां तकसीम की। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर काबुल में 16 कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के म्युनिसिपल के लिए इलेक्शन लड़े और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा कि हम 16 में से 10 कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं और इंशाअल्लाह यकीन है हमारा कि 60 साल तारीख में पहली मरतबा बल्दिया तांडू का एमआईएम का चेयरमैन बैठने वाला है और यकीन इंशाअल्लाह बैठेगा। और जिस उम्मीद और यकीन के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेटों को आवाम वोट दी है, हम उनके एतमाद के बरकरार देंगे और जो भी डेवलपमेंट इस 60 साल तारीख के अंदर जो मुस्लिम इलाकों के अंदर और एससी और एसटी इलाकों के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, हम इन इलाकों पर नज़र रखेंगे और हम असद साहब के
कहने पर इन इलाकों पर हम डेवलपमेंट करने का पूरा इरादा रखते हैं और हमारे कैंडिडेट पूरी की पूरी मेहनत करेंगे। और मैं सारे आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट दिए। हमारे शहर के सारे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है और इनके हक़ में दुआ कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे MLA और MP मुंतखब होकर आए। ये हमारी अल्लाह से दुआ है। खुशी का दिन है जहाँ कि अपने MIM मोर देन 100 सीट्स इन म्यूनसिपालिटी ZPC में जीते सो है और यही कामयाबी हम असेंबली में भी बतलाएंगे, सिकंदराबाद में जीत कर बतलाएंगे, पार्लियामेंट भी जीतेंगे और असेंबली भी जीतेंगे और ये बतलाएंगे। अपने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और अकबर साहब का शुक्रिया गुजार, हम बहुत थैंक यू बोल रहे हैं उनको जो हम ये कामयाबी हमें दिलाए और यहाँ भी सिकंदराबाद में भी कामयाबी आए, अकबर साहब आए थे और वो कामयाबी हम सबको बतलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों पर मुश्तमिल बल्दिया के कारपोरेटर्स में कामयाबी हासिल की। इसी खुशी में हम हल्के से असेंबली सिकंदराबाद के उम्मीदवार और जो है सो यहाँ के इब्तदाई के सुपर मोटरमैन ने मिलकर अवाम में खुशियों की लहर रही। जो उनको जो मिठाई तस्लीम की गई और जो शीरें तस्लीम की गई, आतिशबाजी की गई और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। तमाम मजलिस उम्मीदवार कामयाब आइंदा जो इलेक्शन में कामयाबी होने वाली है उसमें भी भरपूर कामयाबी हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। छतरीनाका इलाके से गुज़िश्ता 5 मई को लापता होने वाले 10 साला बच्चे कार्तिक की नाश शादनगर इलाके से बरामद हुई है। मोहलिक कार्तिक के घर वालों ने बताया है कि कार्तिक को गुज़िश्ता 5 मई को उनके ही एक रिश्तेदार श्रीनिवास ने अगवा करते हुए 2 लाख का मुतालबा किया था। ताहम रकम की अदायगी न होने पर श्रीनु ने बच्चे का कत्ल कर दिया। పొద్దున్న 10 గంటల 1 నిమిషానికి పిల్లగా ఫోన్ చేసిరు, మీ బాబు నా దగ్గరనే ఉండు, మీ బాబు నీకు కావాలంటే 2 లక్షలు తయారు చేసుకొని సాయంత్రం వరకు నేను ఫోన్ చేస్తాను చెప్పిరు. తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం ఫోన్ చేయలేదు. మేము ఎంబటే పోలీసులకు సంప్రదించిన తర్వాత అతను ఏం ఫోన్ చేయలేడు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే చిక్కట్పల్లి సెంటర్ నుంచి వచ్చింది, అది కాయిన్ బాక్స్ అని తెలిసింది. తర్వాత ఈ పెన్ డ్రైవ్ లో అది తీసుకొని వచ్చిండు, వీడియో క్లిప్పింగ్ తీసుకొని వచ్చి ఇది నేనే అని ఆ బాబు ఒప్పుకున్న తర్వాత నువ్వు బయట కూర్చోని వాళ్ళు సిఐ సార్ వాళ్ళు కమిషనర్ సార్ బయట కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ తర్వాత ఏం మాట్లాడారో మాకు తెలియదు. మళ్ళీ 2 రోజులు పెట్టుకొని ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉందని వదిలేసింది. అది మాకు రాత్రి వచ్చి 12 గంటల రాత్రి వచ్చి ఆ బాబును వదిలేస్తున్నామమ్మా, మాకు ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉంది, మేము ఇప్పుడు ఏం పట్టించుకోలేకపోతున్నాము, తర్వాత 10 రోజుల టైం అడుగుతుంది కదా, 10 రోజుల టైం ఇద్దాము, 10 రోజుల తర్వాత మాట్లాడదామని అతను అన్నాడు. మాకు సంబంధం లేదు సార్, ఆ బాబుని మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, మాకు మా బాబు కావాలని వాళ్ళకు చెప్పాము. చెప్పిన తర్వాత సరే అమ్మ రేపు పొద్దున మాట్లాడతామని ఇంకా వాళ్ళు మమ్మల్ని సంప్రదిస్తామని చెప్పారు కానీ మళ్ళీ సంప్రదించలేదు సార్. మార్నింగ్ తీసుకెళ్లిపోయారు వాళ్ళ ఊరికి. అది ఎక్కడ పంపించారు ఏం చేశారు మాకు తెలియదు. वेस्ट जोन पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार करते हुए 57 तोले सोना 5 2 व्हीलर्स को जब्त किया है। इन आदि चोरों के पास से जब्त की गई अशिया की जुमला मालियत 22 लाख रुपए बताई गई है। डीसीपी वेस्ट जोन ने इस केस की मजीद तफसीलात बताई हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 6 गोलियां, 1 मैगजीन और 1 गाड़ी बरामद की है। दोनों अफराद की शनाख्त दीपक कुमार और मधु के तौर पर की गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने इस मामले की मजीद तहकीकात के लिए दोनों गिरफ्तार अफराद को गोपालापुरम पुलिस के हवाले कर दिया है। ये तमाम तफसीलात साउथ जोन टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी लिम्बा रेड्डी ने बताई हैं। आज ये साउथ जोन टास्क फोर्स टीम इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश और उनके एसआईस राजशेखर, गौस, वेंकटेश्वर राव, मधु और जो कॉन्स्टेबल्स बालया एंड अदर्स एक अच्छी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर दीपक कुमार और मधु को कस्टडी में लिए। उनके पास एक कंट्री मेड पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है और मैगजीन विद और 6 राउंड्स भी है, उनको उसको रिकवरी करे। दीपक कुमार इससे पहले कैटरिंग का बिजनेस करता था, उसमें लॉस है।
तो उनका ब्रदर इन लॉ का फ्रेंड मधु है। ब्रदर इन लॉ और मधु इससे पहले एक डकैती केस में उन लोग कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन से अरेस्ट होके रिमांड हुए थे। जब मधु और दीपक कुमार प्लान करके दीपक कुमार देहरादून जाके एक पप्पू कने से 60,000 रुपीज़ दे के परचेस करे वेपन को। वो ट्रेन में उन्होंने आने के बाद दोनों मिलके जो हवाले के जो भी बिजनेस करते उन लोग अमाउंट कैरी करते स्कूटर या दूसरे मेथड्स में उन लोगों को इंटरसेप्ट करके रॉबरी करने का प्लान करे थे। इतने में हमारे को इन्फॉर्मेशन आया तो वो दोनों को कस्टडी में लेके अब इन लोगों को गोपालपुरम पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। या गोपालपुर रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड के पास रेतीफैल बस स्टैंड। किसके ऊपर? दीपक के ऊपर केसेस नहीं है, लेकिन दीपक का ब्रदर इन लॉ है संतोष और मधु दोनों भी फ्रेंड्स है, उन लोगों के ऊपर डकैती केस है। कारखाना पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई है। इस वारदात में चोरों ने तकरीबन 15 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। डीआई नागैया ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रात्रि ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే మిడ్ నైట్ అవర్స్లో మన కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ఉన్న మెయిన్ రోడ్డు మీద సంగీత మొబైల్స్తో దొంగతనం చోరీ అయిందనే ఇన్ఫర్మేషన్తో వచ్చి చూస్తే ఈ పాత బిల్డింగ్ ఉంటే దీనికి వెనక సైడ్ నుంచి గోడ హోల్ చేసి దాని నుంచి లోపలికి అపెండర్స్ చేసి నియర్లీ వాళ్ళు చెప్పే దాని ప్రకారం 222 మొబైల్స్ థెఫ్ట్ అని ఆల్ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్ థెఫ్ట్ అని చెప్తున్నారు. వీటి ప్రైస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 15 lakhs వరకు ఉంటుండొచ్చు. ఈ దీంట్లో అంటే ఉన్న వాళ్ళనే దీంట్లో ఇప్పుడు సీసీ ఫుటేజ్ కూడా ఉన్నది. దాన్ని బట్టి మేము ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఫర్దర్గా ఎఫ్ఐఆర్ కూడా రిజిస్టర్ చేసినాం. పరిశోధనలో మిగతా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమైనా తెలుస్తుంది. नाज़रीन आइए बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मंगल को अपने सरकारी रिहायशगाह 7 रेस कोर्स पर अपने स्टाफ को अलविदा कह दिया। इस मौके पर उन्होंने पीएम के पूरे अमले को दावत दी और सबसे मुलाकात की। वहीं पीएम मनमोहन सिंह के लिए बुध को सोनिया गांधी ने भी अलविदाई दावत रखी है। 17 मई को मनमोहन सिंह अपना दफ्तर छोड़ देंगे। बता दें कि तीसरे मुद्दत से मनमोहन सिंह पहले ही इनकार कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने पीएमओ के ट्विटर हैंडल से साउथ ब्लॉक में अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। एग्जिट पोल और सभी पोस्ट पोल सर्वे के नताइज नरेंद्र मोदी की क़यादत पर मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी मरकूज मुहिम चलाने का फैसला बीजेपी पार्टी के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हुआ। अब बीजेपी लीडरों ने आगे की हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी को पक्का यकीन है कि मरकज में हर हाल में एनडीए की हुकूमत ही बनेगी। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली को लेकर एक दिन पहले ही मुलाकात की थी। एग्जिट पोल के दर्शन के बाद उन्हें सूझबूझ आने के बजाय उनका गुस्सा और फूटा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी के तरफ और मोदी के तरफ जो भी गाली उन्होंने फेंकी है उसका फूल होकर हमारे पास आया है और उससे उनकी 5 से 10 सीटें हर गाली के साथ घटी है। जो शुक्रवार को नतीजे आएंगे वो सबसे सही होंगे और वो अभी एग्जिट पोल का जो एवरेज है उससे बेहतर होंगे। यू हैव एब्सोल्युटली ए गुड क्वेश्चन दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस डिफीट एंड देयर इज ए गोल्डन रूल इन कांग्रेस। इफ समथिंग गुड हैपन्स the credit goes to Madam and Rahul ji. And if something bad happens, there is always a scapegoat. And then it becomes a collective responsibility. And the outgoing Prime Minister will be cursed more. And today, even the Planning Commission member Arun Nair has said, confirmed, the worst arrangement of political power distribution in the Congress, which vindicates BJP's position right from day one that the Prime Minister is in office but not in power.
and that is what has come out again and again. So Congress but now Congress is out of sight for the people, and people want us to perform. ओमर अब्दुल्ला जी का यह कहना कि एग्जिट पोल एक टाइम पास है, तो वो जो ट्वीट करते हैं वो भी तो टाइम पास ही है, और इसलिए इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छे दिन 2 दिन के बाद शुरू होंगे। वी हैव नथिंग अगेंस्ट पर्सन मनमोहन सिंह। कांग्रेस मेड मॉकरी ऑफ अ पर्सन लाइक मनमोहन सिंह, who is a renowned economist and a disciplined bureaucrat, but Congress never allowed him to function like a prime minister. And therefore, I always say that Manmohan Singh as finance minister under Narasimha Rao was more effective than Manmohan Singh as prime minister under Sonia Gandhi. लोगों ने अपना मत प्रकट किया उनके पक्ष में, तो वो मोदी जी ने बनना ही चाहिए प्रधानमंत्री, और 2-3 दिन रुकना चाहिए। कितनी सीटें मिलती है इस अंदाज पर नहीं जाना चाहिए। सुपड़ा साफ वगैरह भाषा मुझे पसंद नहीं है। हार जीत चलती है मतदान में, पार्टी को मौका भी मिलता है कि अपनी बात सुधार, अपनी पार्टी, अपना संगठन को ठीक करने की। वो कांग्रेस ने करना चाहिए आने वाले 5 सालों में। यदि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो ऐसा करना पड़ेगा। पहली बार हुआ है क्या आरएसएस के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री? अटल बिहारी कौन थे? वो भी आरएसएस स्वयंसेवक थे, प्रचारक भी थे। अडवाणी जी वो भी स्वयंसेवक थे, वो भी प्रचारक थे कुछ समय तक। इसमें नई क्या बात है? और आरएसएस के स्वयंसेवक ने प्रधानमंत्री बनना चाहिए ऐसा कोई दंडक नहीं है और नियम भी नहीं है। आरएसएस स्वयंसेवक भी समाज का ही घटक है, उसको सारे अधिकार है। व्यक्ति की पकड़ नहीं होती, विचारधारा की पकड़ तो हम सारे विश्व पर रखने की इच्छा रखते हैं। ये राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, और राष्ट्र यानी लोग होते हैं, पीपल आर द नेशन। इस देश की जनता सर्वोपरि है। उसके हित का, उसकी सुरक्षा का हर सरकार ने विचार करना चाहिए प्राथमिकता से। यह आंकलन है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आएगी। कांग्रेस पार्टी सबसे इतिहास की अब तक की सबसे छोटी पार्टी एमर्ज होगी, और तीसरे मोर्चे की ताकतें लगातार अपने राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पराजित करेंगे। पोस्ट पोल सर्वे पर जहां एक तरफ बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें इस सर्वे को मानने से इनकार कर रही हैं। आइए देखते हैं इस पोल सर्वे पर किसने क्या कहा। देखिए, सारे एग्जिट पोल्स अलग-अलग हैं। 240 भी दिखा रहा है, 340 भी दिखा रहा है। किस पे यकीन करेंगे? 1.5 लाख लोगों से पूछ के 125 करोड़ लोगों का फैसला आप कैसे बता देंगे? एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 16 तारीख का इंतजार कीजिए, 3 दिन बीच में है, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी तो 6 महीने से अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। उनके एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है। तो वो उनका क्या है? वो तो कब से प्रधानमंत्री बने घूम रहे। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार एग्जिट पोल की वजह से नहीं बनी थी। एग्जिट पोल का बस चलता तो हमारी सरकारें न बनती। उन्होंने तब भी उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं कहा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज फिर वही हाल है। इस देश में कुछ गुप्त एजेंसियां, कुछ मीडिया, कुछ एग्जिट पोल देश के प्रजातंत्र के साथ जिस तरह मजाक कर रहे हैं वो हम सबको आज भी देखने को मिल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि इन सब पर किसी न किसी तरीके से बंदिश होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। ये तो हमारी गोपनीयता भंग करने की बात हो रही है। 16 लाख वोटर उत्तर प्रदेश में एक एमपी कांफ्रेंसिंग होता है, और 100 वोटर से आप राय लेकर आप निर्णय कर देते हैं सीट कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इससे बड़ा प्रजातंत्र का मजाक क्या हो सकता है? हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है। ये ठीक है, आज हमारी जंग जो है चुनावी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में बसपा कांग्रेस का अस्तित्व मिट जाएगा। जब मैं एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स किया करता था, तब भी
और आज भी मैं एक दो बातें हमेशा कहता रहा हूं। ये जो सर्वेक्षण है ये लोकतंत्र में मतदान का रुझान जानने का बहुत उपयोगी औजार है। सर्वेक्षण को देखना है तो वो वोट शेयर का अनुमान क्या दे रहे हैं केवल वो देखना चाहिए। सीटों की भविष्यवाणी पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। पोल्स ने कुल मिला के भविष्यवाणियां की हैं, उसकी मोटी तस्वीर से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। मोटी तस्वीर ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है और कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे खराब परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है। एग्जिट पोल ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट सीटें क्या हों। सभी ओपिनियन पोल के बाद अब एग्जिट पोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। हमें आज भी विश्वास है कि बीजेपी एक नंबर की पार्टी तो बनेगी, एनडीए सबसे बड़ा एक गठबंधन तो होगा, लेकिन आज भी हमें विश्वास है कि देश में त्रिशंकु लोकसभा है, फ्रैक्चर मैंडेट है। आने वाले दिनों में और भी दल तय करेंगे क्या होना है। ठीक है, एग्जिट पोल लोग दिखा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां उतनी महाराष्ट्र में जिस तरह से दिखाया है कि एनसीपी की सीट 2 घट रही है, कांग्रेस की सीटें घट रही है, हमें लगता है कि महाराष्ट्र में परिस्थिति वैसी नहीं, नतीजे आने के बाद लोगों के सामने चित्र आए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने पोस्ट पोल सर्वे पर निशाना लगाते हुए इंतखाबी नतायज का इंतजार करने की बात कही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुल्क में तकरीबन 80 करोड़ वोटर हैं, लेकिन किस तरह कुछ लाख वोटरों के नमूनों की बुनियाद पर किए गए सर्वे से इंतखाबात के नतायज की पेशनगोई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई का इंतजार करते हैं और सबको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। गौरतलब है कि कई टीवी चैनल्स पर दिखाए गए पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही जा रही है। मीडिया में दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के नताइज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को भी रास नहीं आ रहे हैं। ममता ने मीडिया की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पैसे वाली पार्टियों ने मीडिया को खरीद रखा है। ममता ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि मीडिया के रवैये से पूरा मुल्क सदमे में है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले से निमटने का हल यही है कि इंतखाबात सरकारी खर्चे पर लड़े जाएं। आपको बता दें कि पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद को मुल्क भर में सबसे ज्यादा 40.5% वोट मिलने की बात कही जा रही है। सर्वे के मुताबिक अकेले बीजेपी को जहां 230 से 242 नशिस्तें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को महज 72 से 82 नशिस्तें मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के इत्तेहादी पार्टी टीडीपी को 12 से 16 नशिस्तें, शिवसेना को 10 से 14 सीटें और कांग्रेस के इत्तेहादी पार्टी आरजेडी को 8 से 12 नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। जराये की माने तो गडकरी फिर से पार्टी सदर बनने की कोशिश में हैं। 2 दिन पहले मोदी और संघ सरबराह से भी गडकरी ने मुलाकात की थी, लेकिन जराये का दावा है कि गडकरी के सदर बनने की कोशिश को संघ ने मुस्तरद कर दिया है और फिलहाल राजनाथ सदर के ओहदे पर बने रहेंगे। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार ने नई रिकॉर्ड सतह बनाई है। मंगल को कारोबार के दौरान सेंसेक्स 24,069 और निफ्टी 7,172 के नए लाइफ टाइम पर पहुंचे। ताहम मुनाफा वसूली के दबाव में बाजार ऊंची सतह से वापस लौटे। सेंसेक्स 320 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 23,871 और निफ्टी 94 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 7,009 पर बंद हुए। मुसलसल तीसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंची सतह पर बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी 1.5 से 1.7% का इजाफा नजर आया। नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा के आसपास इजरायली हुकूमत की जानिब से जारी गैर कानूनी खुदाइयों और यहूदी तौसी पसंदी की सरगर्मियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि सहियोनी रियासत बैतुल मुक़द्दस की संगीन सूरत हाल की जिम्मेदार है। वली अहद और नायब वजीर आजम व वजीर दिफा शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत
काबीना के इजलास में मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियों की सख्त मजम्मत की गई है। इजलास में कहा गया कि इजरायली हुकूमत पुलिस और फौज की मदद से फलस्तीनी मुसलमानों को क़िबला अव्वल में दाखिल होने और उन्हें इबादत की बुनियादी हक से महरूम करने की जिम्मेदार है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने हिंदुस्तान में इंतखाबात को सराहते हुए कहा कि वाशिंगटन नई हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वाशिंगटन से जारी एक बयान में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने कहा कि हिंदुस्तान ने तारीख के सबसे बड़े जमहूरी इंतखाबात मुनक़िद करके एक नई तारीख बनाई है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन नई दिल्ली में बनने वाली नई हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करना चाहता है। What Barack Obama says is shows the wind in which direction it is blowing, and all the democracies and all the governments in the world will definitely be cooperating with the new government, and therefore it's a welcome statement, and I hope that things turn out to be good for the people and for the country. 10 years we have lost. We have to make up that lost decade, and we must march ahead with rapid growth. अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत और अमेरिका दो विश्व के एक बड़े और महान लोकतंत्र हैं, और किसी भी प्रकार का जो पुराना बैगेज या घटनाएं हुई हैं उसको लेके कोई भी दो देश भविष्य की कूटनीति और भविष्य के संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम एक अच्छा एक सहयोग करने वाला भविष्य जो कि बराबरी के आधार पर स्थापित होगा और जिसमें एक दूसरे के हितों की रक्षा होगी, इसकी ओर हम आशा भरी निगाहों से देखते हैं। नई सरकार कोई भी बनेगी तो बाहरी कंट्रीज तो हमेशा अच्छी बात ही करते हैं और हम भी अच्छी बात ही करते हैं, तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है और इसके बारे में मैं समझता हूं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर कंट्री इसी तरह से बोलती है और बोलना भी चाहिए, और हम भी उसी तरह की बातें करते हैं। आगे चलने के बाद जब सरकार की पॉलिसीज सामने आती हैं उसके बाद पता लगता है कौन कितना पानी में है, कितने मतभेद हैं, कितनी दोस्ती कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है, कितना दम है, ये सब बातें बाद में पता लगती हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, तो हमेशा चाहेंगे कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हो, और भारत भी चाहेगा, और सरकारें बदलती रहती हैं, ये तो पॉलिटिकल निर्णय होता रहता है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसी तरह लगातार बनी रहती है और वो संबंध बने रहते हैं। इसलिए उन्होंने अगर ओबामा साहब ने कहा है तो ठीक ही कहा है, अपने फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखकर उन्होंने बात कही है। इनकी नीतियां या मनमोहन सिंह की नीतियां, दोनों नीतियों में वैदेशिक नीति में कोई फर्क नहीं आने वाला। What should be our foreign policy approach? It all depends upon what kind of government that is going to be formed in India, and but as far as foreign policies are concerned, we didn't see much difference between the Congress party and BJP, but the left parties have been urging upon the government of the day. The left parties have been campaigning that India should follow an independent foreign policy. India should not succumb to the pressures given by imperialist powers, for instance the United States of America. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अमेरिकी चालों में ना फंसे और ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करें। पीर के रोज तेहरान में पाकिस्तानी वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और चंद दीगर हुकूमतें दो मुसलमान हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा करने की मंसूबा बंदी में। उनका कहना था कि वाशिंगटन दोनों ममालिक की सरहद पर फिरका वाराना कशीदगी को हवा दे रहा है। वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमेरिका नाइजीरिया में शिद्दत पसंद इस्लामी तंजीम बोको हरम के हाथों यरगमाल बनाई जाने वाली स्कूली तालिबात की तलाश के लिए एक इंसान बरदार खुफिया मिशन रवाना कर रहा है। पीर के रोज अमेरिकी हुकाम ने बताया कि इस इंटेलिजेंस मिशन के लिए नाइजीरिया की हुकूमत से इजाजत हासिल की गई है। दूसरी जानिब इस्लामी अक्सरियत
पसंद तंजीम बोको हरम ने कहा है कि वो मगवी लड़कियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज मगवी तालिबात की एक नई वीडियो जारी की गई थी, जिसमें इस ग्रुप के लीडर अबू बकर ने कहा था कि बोको हरम के तमाम कैदियों की रिहाई के बदले इन लड़कियों को रिहा किया जा सकता है। दूसरी जानिब नाइजीरिया हुकूमत ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि बोको हरम ने गुज़िश्ता माह एक स्कूल की 200 से ज़ायद तालिबात को यरगमाल बनाया था। मशरिकी यूक्रेन में रूस नवाज अलायदगी पसंदों ने यूक्रेन से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज होने वाले रेफरेंडम के बाद इन अलायदगी पसंदों ने कहा था कि इलाके की आबादी की अक्सरियत ने यूक्रेन से आज़ादी के हक में राय दी है। ताहम रूस ने इंदिया दिया है कि वो क्रीमिया की तर्ज पर इन मशरिकी यूक्रेनी इलाकों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। रूस का कहना है कि कीव हुकूमत को इन अलायदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात करना चाहिए। उधर मॉस्को हुकूमत ने एक मरतबा फिर कहा है कि यूक्रेन के तनाज़े का सियासी तरीके से हल मुमकिन है और इस सिलसिले में अस्करी कार्रवाई फायदेमंद साबित नहीं होगी। लीबिया की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता माह अगवा होने वाले उर्दनी सफ़ीर फवाज अल एतान को अगवाकारों से रिहाई मिल गई है। उर्दनी सफ़ीर अब वापस अपने वतन रवाना हो गए हैं। फवाज को मुसल्लह अफराद ने अगवा करके उर्दन में कैद अपने इंतहा पसंद साथी मोहम्मद दरसी की रिहाई का मुतालबा किया था। वज़ारत ख़ारजा के बयान में यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि आया अगवाकारों का मुतालबा मान लिया गया था। ताहम उर्दनी हुकाम ने अपने सफ़ीर की रिहाई के लिए दरसी को तिरावलस हुकूमत के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की थी। मोहम्मद दरसी को साल 2007 में उर्दन के मरकजी हवाई अड्डे को बारूदी मवाद से उड़ाने की साजिश में शरीक होने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुख्तलिफ कार बम हमलों में 19 अफराद हलाक हो गए हैं। बगदाद के इलाके सदर में बम फटने से हलाकतों के अलावा कई गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। इसी तरह दारुल हुकूमत के मशरिक़ी इलाके उर में होने वाले कार बम धमाके में 5 अफराद की हलाकत का बताया गया है। पुलिस हुकाम ने कम से कम 4 बम हमलों की तस्दीक की है। आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना और सीमांध्रा के भी एग्जिट पोल हुए जारी। तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस, तो सीमांध्रा में जगन या बाबू बना सकते हैं हुकूमत। कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने एग्जिट पोल को करार दिया झूठ का पुलिंदा। कहा 16 मई का करें इंतजार। एग्जिट पोल सर्वे से बीजेपी हुई खुश, आगे की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ। एग्जिट पोल में बीजेपी को अक्सरियत के बाद शेयर बाजार ने लगाई छलांग। लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुए बंद। क़िबला अव्वल के आसपास खुदाइयां हरगिज कबूल नहीं, इजराइल को सऊदी अरब की सख्त अल्फाज में धमकी। और आयतुल्लाह खामेनाई ने दी हिदायत, कहा अमेरिकी चालों में ना आए पाकिस्तान। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।